Good afternoon, Agnes, Prerit. Good evening. Good afternoon. Sorry, Ria, Apurva. Nahi. Now is it clear? Audio, video. Let me know. I'm good. Bete namaste. Prerit. Hello, Maheen. बहुत दिनों बाद आपका नाम दिखा इधर. प्रिया, अंशिका. Good afternoon. मैं ठीक हूँ बेटे. Thank you, Anshika. Good afternoon. Question की topic continue. I'm good बेटा. Topic करेंगे. Topic पहले complete करेंगे. स्वराली. Doubts today. पहले टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं सरफेस केमिस्ट्री का. ठीक है, अभी हमारा सिलेबस काफी रहता है. सो लेट्स फर्स्ट कंप्लीट दैट. AIATS प्रैक्टिस टेस्ट है आज आपका. ठीक है. प्रैक्टिस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना. मेरे ख्याल से फर्स्ट 2 चैप्टर्स आ रहे हैं अभी ना प्रैक्टिस टेस्ट में. 4 चैप्टर्स केमिकल काइनेटिक्स तक. अच्छा, ओके. लायोफोफिलिक लायोफोबिक का नेचर, हाँ ये करना था हमको डिस्कस. लायोफिलिक एंड लायोफोबिक की बात कर रहे थे हम लोग. गुड आफ्टरनून रिमझिम. Can you please explain the physical and analytical meaning of it? Ma'am, the increase in concentration decreases the conductivity. As the concentration is increases, then definitely आपके पास में conductivity की बात करते हैं तो वो depend करती है number of ions. ठीक है, एक मिनट. आज चैप्टर एंड हो जाएगा. हाँ जी बेटा. अपूर्वा, मैं आपके क्वेश्चन पे आती हूँ अभी. एक काम करते एक बार स्टार्ट करते हैं. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विथ इट. थोड़ी देर के लिए चैट ब्लॉक करती हूँ. हाँ हाँ ठीक है, ओके बेटा. So the chapter you already know, that surface chemistry we were doing. और हम लोग टाइप्स ऑफ कोलॉइड की बात कर रहे थे. जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे. अभी आएगा लायोफिलिक एंड लायोफोबिक. लायो टर्म जो है वो लिक्विड से आया हुआ है. लिक्विड फिलिक यानी कि लिक्विड में जिनका नेचर है आराम से रहना. ठीक है, जल्दी से डिसॉल्व हो जाना. यानी कि इंटरैक्शन जो है, इंटरैक्शन ऑफ dispersed phase and dispersion medium is good. आराम से मिसिबल होते हैं, आराम से मिक्स हो जाते हैं, आराम से कोलॉइड बना लेते हैं. ठीक है, लेकिन लायोफोबिक में जो इंटरैक्शन है दैट्स नॉट गुड. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत आसानी से इंटरमिक्स हो जाएंगे डिस्पर्जन मीडियम के साथ. यानी कि इट कैन बी प्रिपेयर्ड, दिस लायोफिलिक टाइप ऑफ सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय simple mixing of dispersed phase and dispersion मीडियम. दोनों को जस्ट मिक्स कर दिया तो भी आपको लायोफिलिक सोल मिल जाएगा. लेकिन यहाँ पे जो इंटरैक्शन है दैट्स नॉट गुड, नॉट कंसिडरेबल, नॉट गुड. और इट कैन नॉट बी, कांट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग. यानी इनको बनाने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक मेथड्स को यूज करना पड़ता है. आसानी से नहीं बनते. जैसे मेरे पास में, मान लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ. मान लीजिए मेरे पास में स्टार्च है और मुझे इसको वाटर में मिक्स करना है, तो ये तो फिर भी हो जाएगा, ये तो फिर भी हो जाएगा. लेकिन मुझे अगर गोल्ड सॉल्ट बनाना है, इसको मिक्स करने के लिए स्टार्च और वाटर को मिक्स करने के बाद मैं उसको शेक करूंगी. मैकेनिकल मेथड से मैं अच्छे से शेकिंग करा के उसको डिसॉल्व कर सकती हूँ. लेकिन गोल्ड सॉल्ट बनाना है, गोल्ड को डिसॉल्व करना है वाटर में, या गोल्ड को डिसॉल्व करना है किसी मीडियम में, तो नहीं हो पाएगा. इसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू टेक सम
स्पेसिफिक मेथड्स, और ये मेथड्स हो सकते हैं डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन हो सकता है, जिसको हम ब्रीडिंग आग भी बोलते हैं, हम पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, सो एक तो डिफरेंस ये हो गया कि बनाना बहुत आसान है लायोफिलिक को कंपैरेटिवली लायोफोबिक से। दूसरा, जो बनाने में मुश्किल है वो बन के कितना स्टेबल रहेगा, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो वेरी सिंपल टू से कि लायोफिलिक जो होते हैं वो कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं, एंड ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, और इवन इन ये इतने अनस्टेबल हैं कि टू प्रोटेक्ट देम some lyophilic sol is added as protective colloid. लायोफोबिक इतना अनस्टेबल है कि उसको स्टेबल करने के लिए उसमें लायोफिलिक डाल देते हैं, थोड़ा सा, एक सर्टेन अमाउंट, गोल्ड नंबर बताऊंगी मैं आपको उसके बारे में। तो कुछ अमाउंट डाल के हमने स्टेबलाइज कर दिया, लेकिन वो स्टेबलाइज मतलब आप खुद ये देख रहे होगे कि लायोफिलिक खुद तो स्टेबल है ही है, साथ में इसको भी स्टेबल करने का काम कर रहे हैं, जबकि ये अपने आप में भी अनस्टेबल है और कुछ इसमें डाला जाता है उसके बाद स्टेबलाइज होते हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है। सो हम क्या ऐड करते हैं, प्रोटेक्टिव कोलॉइड। कौन होता है वो, लायोफिलिक सॉल या फिर लायोफिलिक कोलॉइड होता है जो हम इसमें डाल रहे होते हैं। ठीक है, आप ये बताओ यहां तक का क्लियर हुआ क्या? एक सेकेंड जी, बताइए, स्टेबिलिटी पार्ट क्लियर है जी? ठीक है, गुड। अच्छा, प्रीवियस पेज, हाँ जी हाँ जी मैम। प्रोटेक्टिव स्पेसिफिकली मींस प्रोटेक्शन। जैसे मान लीजिए कि लायोफोबिक को आपने बनाने की कोशिश की, बन गया, थोड़ी देर रखा, प्रेसिपिटेट बन जाता है। लायोफोबिक की प्रॉब्लम ये होती है कि इसको बनाने के बाद आप इसको स्टेबल नहीं मान सकते। आप अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे, इनर्ट नहीं, इनर्ट नहीं, प्रोटेक्टिव का मतलब बताती हूँ मैं क्या। जैसे मान लीजिए मैंने गोल्ड सॉल बनाया और उसको मैंने एज इट इज गोल्ड सॉल बना के थोड़ी देर रख दिया, प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाएगा, सेटल होना शुरू हो जाएगा, तो हमें उसे रोकना है, स्टेबल बनाना है। क्या करें, हम उसमें थोड़ा सा लायोफिलिक डाल देंगे, लायोफिलिक सॉल्ट, वो उसको स्टेबिलाईज करेगा। ठीक है मैम, लायोफिलिक ऐसा क्या करता है कि ये स्टेबल हो जाता है, बेसिकली प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। देखिए, प्रेसिपिटेशन के लिए क्या जरूरी है, जो पार्टिकल सस्पेंडेड है चारों तरफ वो नीचे आके बैठ जाए, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। अगर ये घूमते हुए पार्टिकल को चारों तरफ से कोई सराउंड कर ले, ऊपर ही रोक दे, चारों तरफ से किसी तरह मतलब मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल है, उसको चारों तरफ से नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल घेर लेंगे, तो वो सेटल नहीं होगा ना, वो ऊपर ही रहने की कोशिश करेगा, ठीक है, उसी के साथ रहेगा वहीं पे। तो उस कंडीशन में थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाती है उसमें। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज डन बाय लायोफिलिक सॉल फॉर लायोफोबिक वन। ठीक है, आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पेज, हाँ जी मैंने नेक्स्ट पेज कर दिया बेटा, गॉट इट। ठीक है ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम बात करते हैं विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन की। विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, देखिए जो जो लायोफोबिक है, मैम अनस्टेबल के नीचे वाला बता दीजिए, अनस्टेबल के नीचे वाला, लायोफोबिक सॉल्ट्स को अनस्टेबल होते हैं क्योंकि वो, तो उनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उनको वैसा ही रखने के लिए आपको उसमें कुछ अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट डालना पड़ता है। ठीक है, ऐसा करने से वो स्टेबल हो जाते हैं। और जो आपने डाला है, जो आपने डाला है उसको आप प्रोटेक्टिव कोलॉइड बोलोगे, यानी कि आपका लायोफिलिक जो है वो प्रोटेक्टिव कोलॉइड कहलाएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज, अब आप देखो जो आराम से मिक्स हो चुका है, सारे पार्टिकल सारे में अच्छे से डिस्पर्स्ड है, विस्कोसिटी उसका ज्यादा होगा, उसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा या नहीं होगा? मैम दिस अमाउंट इज पर्टिकुलर फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्ट। हाँ जी बेटा, यस अपूर्वा, बिल्कुल सही। ऐसा नहीं कि किसी में कुछ भी डाल दिया या कितना भी अमाउंट डाल दिया, एक सर्टेन अमाउंट डाला जाता है। हम लोग गोल्ड नंबर पढ़ेंगे अभी, हम लोग गोल्ड नंबर पढ़ेंगे आगे चल के, तो वहां पे थोड़ा सा मैं बताऊंगी उसके बारे में आपको। ठीक है, सो दिस इज टू अंडरस्टैंड बस कि क्या इसमें बेसिकली हम लोग क्या सब्सटेंस है जो हम लोग इसमें डाल रहे हैं, क्या सब्सटेंस हम लोग जो है इसमें ऐड कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ये स्टेबल होते हैं लायोफिलिक, ये एक सिंपल मिक्सिंग है या फोबिक वन? प्रिया मुझे समझ नहीं आया, एक्सटर्नल बनाना पड़ेगा। स्टेबल होते हैं लायोफिलिक एज, यहाँ सिंपल मिक्सिंग है,
हाँ, लायोफिलिक में सिंपल मिक्सिंग है, आराम से मिक्स हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, सेटल भी नहीं होंगे। लायोफोबिक में क्या है, मिक्स भी कर दिया किसी तरह से तो सेटल होने का डर है, तो इसलिए उनको स्टेबलाइज करने के लिए हम उसमें प्रोटेक्टिव कोलाइड डालते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, स्टेबिलिटी का रीजन है ये, राइट। और लायोफिलिक जो सॉल होते हैं वो आसानी से, देखिए एक एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि अगर मैं लायोफिलिक जो है इजी टू मिक्स है, इजी मिक्सिंग ऑफ डीपी एंड डीएम, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम, तो आराम से थ्रू आउट ज्यादा अमाउंट में भी मिक्स हो सकते हैं। मैम व्हाट क्वेश्चन डिड यू आस्क फॉर विस्कोसिटी, हाँ मैं वही उसी पे आ रही हूँ, विस्कोसिटी पे आ रही हूँ। आपने दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद लायोफिलिक के केस में इजीली मिक्स हो गए, तो ज्यादा अमाउंट में भी मिक्स हो सकते हैं। डीपी कैन बी देयर, रेजिस्टेंस टू फ्लो ज्यादा होगा, मोर विस्कोसिटी होगा। इज दिस क्लियर? विस्कोसिटी ज्यादा होगा लायोफिलिक के केस में, क्यों? क्योंकि ज्यादा अमाउंट में डीपी वहां पे है, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्शन मीडियम के केस में, ठीक है। अब ज्यादा अमाउंट में अगर पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो उस कंडीशन में विस्कोसिटी थोड़ा ज्यादा होगी। विस्कोसिटी का मतलब तो पता है ना सबको, दिस इज रेजिस्टेंस टू फ्लो। थिक होगा तो धीरे धीरे फ्लो करेगा, है ना। और अगर मैं बोलती हूँ लायोफोबिक की बात अगर मैं करती हूँ, तो लायोफोबिक में क्या होता है, लायोफोबिक में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, डिस्पर्स फेज की पहले ही डिसॉल्व होना मुश्किल था थोड़ा, तो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है विस्कोसिटी, ठीक है, कंपैरेटिवली विस्कोसिटी ज्यादा होती है, राइट। सो एक ये पॉइंट हो गया डिफरेंस का, ठीक है। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट टाइप ऑफ कोलॉइड पे जाएं, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पे जाते हैं, टाइप नहीं क्लासिफिकेशन पे। हाइड्रेशन पॉइंट भी पढ़ा था, यू रोट इन द लास्ट क्लास, अच्छा हाइड्रेशन मिस कर दिया मैंने, मैम ज्यादा आही आपने क्या बोला, हाँ ज्यादा होगी विस्कोसिटी, ज्यादा होगी विस्कोसिटी इन केस ऑफ लायोफिलिक, लायोफिलिक में मोर विस्कोसिटी, लायोफोबिक में कम विस्कोसिटी कंपैरेटिवली, ठीक है। लायोफोबिक में कम मैं लिख देती हूँ, लेस विस्कस। नेचर तो हमने डिस्कस कर लिया, स्टेबिलिटी मैम नेचर एंड हाइड्रेशन में व्हाट टू राइट, अच्छा अच्छा आप लोग वो पिछले टाइम वाला टेबल है आपके पास, ठीक है बेटा। मैम मोर अमाउंट ऑफ डीपी क्यों होगा, स्टेबल करवाने के लिए क्या? नहीं नहीं, ये है इसका मतलब, बेसिकली देखिए जो आसानी से डिसॉल्व हो रहा है उसको अब ज्यादा अमाउंट भी डिसॉल्व हो जाएगा ना, तो हमने किया नहीं, वो हो गया है अपने आप से। और जो ज्यादा पार्टिकल, ज्यादा डिस्पर्स फेज के पार्टिकल होंगे तो ज्यादा थिक होगा, है ना, तो विस्कोसिटी जो है वो ज्यादा होगी, राइट। अगर आप लायोफिलिक डाल रहे हो, एक्सटर्नली मिक्स कर रहे हो, तो थोड़ा अमाउंट ही तो मिक्स करोगे उसको स्टेबल करने के लिए, ठीक है। लेस विस्कस, ये और लिख देती हूँ। और आपने मुझे दोनों पॉइंट्स याद दिला दिए, मैं दोबारा से लिख देती हूँ। जनरल नेचर बोल सकते हैं हम इसको, मैंने नेचर लिखा हुआ था बट मैं आपको जनरल नेचर बोल देती हूँ। प्रिया यू आर आस्किंग, यू व्हाट यू आर आस्किंग, एक मिनट रुक जाओ, स्क्रॉल करने की कोशिश करती हूँ प्रिया आपका क्वेश्चन। जब एक्सटर्नली मिक्स किया फोबिक को, तब तो वहां भी विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी। थोड़ा अमाउंट में मिक्स किया ना प्रिया, मैं आपका आंसर मैंने दिया, ज्यादा अमाउंट में मिक्स करोगे तभी तो विस्कस होगा, ज्यादा पार्टिकल्स आएंगे, है ना। हमने सिर्फ स्टेबलाइज किया उसको एज इट इज करके, लेकिन पार्टिकल्स अभी भी कम है, विस्कोसिटी कंपैरेटिवली कम होती है इसमें, ठीक है। चलिए जनरल नेचर की बात कर लेते हैं, आपने मुझे नेचर याद दिला दिया। तो जनरल केस में जो आपके लायोफिलिक होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बोल सकती हूँ मैं। जनरली जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो लायोफिलिक ये बनाते हैं। और जितने इनऑर्गेनिक जैसे मेटल सॉल हैं ये सारे, ये लोग इनऑर्गेनिक नेचर होता है इनका। सब्सटेंसेस ये जनरली लायोफोबिक, तो लायोफोबिक
कौन से टाइप के सब्सटेंस होते हैं जो लायोफोबिक बनाते हैं, तो आप बोल सकते हो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जनरली, लेकिन एक्सेप्शन कहीं भी आ सकता है, इसलिए हम लोग जनरलाइज करते हैं स्टेटमेंट को। लायोफिलिक जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस वाला होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब स्टार्च को डिसॉल्व किया, गम को डिसॉल्व किया, आराम से हो जाएंगे डिसॉल्व, प्रोटीन के भी सॉल्ट बन जाते हैं, है ना, तो वो जनरली लायोफिलिक नेचर वाले होते हैं। लेकिन मेटल के जो सॉल्ट बनते हैं, FeOH होल थ्राइस इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, है ना, इनऑर्गेनिक, तो वो भी आपका लायोफोबिक के कैटेगरी में आएगा, बनाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है उसको भी। ठीक है, सो एक तो हो गया जनरल नेचर, और आपने मुझे एक और पॉइंट बताया था, हाइड्रेशन। आपने ही बताया था, मैंने ही आपको बताया था। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, वाटर ऐड करने से क्या फर्क पड़ेगा, तो डेफिनेटली लायोफिलिक मतलब लिक्विड लविंग। लिक्विड का मतलब जनरली डिस्पर्जन मीडियम हम वाटर लेते हैं, जनरली डिस्पर्जन मीडियम वाटर होता है, कुछ केसेस में अलग भी होते हैं, तो वाटर डालने से इजीली मिक्स हो जाते हैं, इजीली हाइड्रेटेड, इवन मोर हाइड्रेटेड। लेकिन अगर मैं लायोफोबिक की बात करती हूं तो लेस हाइड्रेटेड एंड इवन डिफिकल्ट टू हाइड्रेट। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे भी। अब आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आपने इमेजिन करके देखो कि स्टार्च को डिसॉल्व किया हुआ है और उसमें और पानी डाल दीजिए, हाइड्रेशन हो जाएगी आसानी से। हाइड्रेशन का वैसे मतलब ये नहीं होता, मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल को जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है चारों तरफ से सराउंड करे, है ना, तो लायोफिलिक में हो जाता है आसानी से, लायोफोबिक में जनरली डिफिकल्ट होता है। ठीक है, नाउ लेट मी टेक द नेक्स्ट वन, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of types of particles। जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उनके नेचर के बेसिस पे करेंगे हम लोग। जी, ये बताओ समझ आ गया यहाँ तक का, लेट मी नो। ठीक है, प्रीवियस पेज, हाँ मुझे लग रहा था कि मैंने थोड़ा जल्दी टर्न कर दिया, देख लो बेटा। ठीक है, अच्छा अब पार्टिकल का नेचर कैसे, डिस्पर्स्ड फेज के नेचर की बात करेंगे हम। मैम ये प्रॉपर्टीज लाइक विस्कोसिटी, हाइड्रेशन एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंटली भी पता चल जाती है ऐसे, और आप देख सोच भी सकते हैं ना, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा कि हाइड्रेशन हो पाएगा कि नहीं, प्रीवियस टू प्रीवियस हमने देखना है कि हाइड्रेशन हो पाएगा कि नहीं, विस्कस होगा कि नहीं, तो हम इमेजिन करके भी कर पा रहे हैं यहाँ, तो एग्जैक्ट हमें एक्सपेरिमेंट करने की बात नहीं चलती है। व्हेन डिड द क्लास स्टार्ट, बेटा 12:40 को, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। ठीक है, अभी अभी स्टार्ट हुई है थोड़ी देर पहले, हम कोलॉइड्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, लायोफिलिक लायोफोबिक, आई डिडंट नो एंड आई वाज गिविंग एग्जाम। अच्छा ओके, मैंने बोला था एक्स्ट्रा क्लास के लिए, लेकिन यस मैंने टाइम कंफर्म नहीं किया था बेटा। हाइड्रेशन वंस, अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए, लेट्स प्रोसीड। अंशिका नहीं चलेगा ये। अच्छा, सोहम इज गिविंग टेस्ट, एआई टेस्ट दे रहे हो बेटा, सोहम एआई टेस्ट चल रहा है। हम्म, तो टेस्ट दे लो फिर, अब बीच में आपका टाइम लैप्स हो जाएगा, नहीं तो टाइम लैप्स हो जाएगा, क्या करोगे। अच्छा, यू वर नॉट अवेयर, दैट्स व्हाई यू स्टार्टेड टेस्ट। हाइड्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, वाटर ऐड किया तो वाटर मॉलिक्यूल पार्टिकल्स को सराउंड कर लेंगे, इजीली हाइड्रेटेड होंगे, लायोफिलिक। 1-2 क्वेश्चन बता दो, मतलब मैम आपने आज की टाइमिंग नहीं है। आपको भी देना है, चलो इसकी बात करते हैं स्टार्ट, इसकी बात कर लेना बेटा, प्रैक्टिस टेस्ट है, हाँ है तो प्रैक्टिस टेस्ट, बट स्टिल प्रैक्टिस करना जरूरी है, एआई टेस्ट क्लास के बाद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस है इसमें, क्या करोगे, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन नहीं जानना है बिल्कुल भी, क्वेश्चन नहीं जानना है किसी को भी। चलो जी हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला कैटेगरी आ जाता है मल्टी मॉलिक्यूलर, दूसरा है मैक्रोमोलिक्यूलर, और तीसरा है एसोसिएटेड।
मल्टी मतलब एक से ज्यादा, नंबर जो है वो एक से ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे वाले कोलॉइड्स जहां पे एक मॉलिक्यूल छोटा है लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आके इकट्ठा हो गए और उन्होंने एक मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बना दी है, एंड वो आप उसको यूज कर रहे हो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज इज मल्टी मॉलिक्यूलर। इसमें होगा क्या कि लार्ज नंबर ऑफ smaller molecules aggregate, छोटे छोटे मॉलिक्यूल है एक साथ इकट्ठा हो गए, एंड form the particle of कोलॉइडल रेंज। और कोलॉइडल रेंज आपको पता है क्या होती है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक। जैसे एक छोटा सा पार्टिकल है, इसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, ठीक है। लेकिन ये नहीं रहा, इसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आए और आके इकट्ठा होके उन्होंने एक मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बना दी, एक मतलब पूरा पार्टिकल मल्टी मॉलिक्यूलर बना दिया। एक साथ ऐसे इकट्ठा हो जाने की वजह से इसका साइज जो था वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में चला गया। ऐसा अगर हो जाता है तो इसको बोलेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर। यस अंशिका एंड प्रिया, जी बताइए। अच्छा ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। गोल्ड सॉल्ट की बात करते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। हाइड्रेशन मैंने बताया प्रिया, हाइड्रेशन का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल चारों तरफ से सराउंड कर ले। हाइड्रेशन में वाटर लेंगे, वाटर चारों तरफ से सराउंड कर लेता है, हाइड्रेशन। तो इजीली कर पाए तो हाइड्रेशन हो रहा है, इजीली हाइड्रेटिंग है, नहीं करता है तो नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ सारे कोलॉइड है आई, एग्रीगेट एंड फॉर इज सेम फॉर एग्रीगेट एंड फॉर इज देयर मैम और फ्रॉम। अच्छा मैम आई एम नॉट गेटिंग, कैन यू प्लीज रिपीट। मल्टी मॉलिक्यूल, देखो मल्टी का मतलब एक पार्टिकल, एक बहुत छोटा पार्टिकल है, उसको डिसॉल्व किया, कोलाइडल रेंज में नहीं आया। कोलाइडल रेंज में नहीं आया तो हम उसे कोलॉइड नहीं बोलेंगे। कोलॉइड कब बोलते हैं, कोलॉइड कब बोलते हैं, जब पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। फॉर्म है ये, थैंक यू, फॉर्म है, ठीक है। चलो अच्छा, बोर्ड इज नॉट क्लियरली विजिबल, ठीक है, मैं और थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूंगी अगली बार से, है ना, अभी ठीक से लिख दूंगी। मल्टी मॉलिक्यूलर समझते हैं सबसे पहले। एक छोटा पार्टिकल जो कोलॉइडल रेंज में नहीं है, उसके जैसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल आके एक जगह कलेक्ट हो जाए तो कलेक्टिवली वो कोलॉइडल रेंज में आ जाएंगे। और अगर वो कोलॉइडल रेंज में आ जाएंगे तो उस कंडीशन में हम ऐसे कोलॉइड को मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड बोलेंगे। किसके बेसिस पे डिसाइड किया, डिस्पर्स्ड फेज के बेसिस पे। डिस्पर्जन मीडियम तो कोई भी हो सकता है, जो भी है वो है, लेकिन जो पार्टिकल हमने डाला डिस्पर्स फेज वाला वो बहुत छोटा पार्टिकल था, बहुत छोटा मॉलिक्यूल था या एटम था या आयन था। हमने क्या किया, और डालते गए और वो मॉलिक्यूल्स एक साथ इकट्ठे होके मल्टी मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ गए, और उन्होंने जो पार्टिकल साइज बनाया वो कोलॉइडल रेंज में आ गया। जैसे गोल्ड सॉल का आप एग्जांपल इसमें ले सकते हो, गोल्ड सॉल हो सकता है, सल्फर सॉल भी ऐसा ही होता है, ठीक है। ये इस कैटेगरी में आ जाएंगे, यहाँ पर सारे पार्टिकल ऐसे ही एक साथ बनाएंगे एंड कोलॉइड फॉर्म करेंगे। हाँ जी हाँ जी, गोल्ड सॉल हमेशा मल्टी मॉलिक्यूलर में कैटेगराइज होगा, क्योंकि गोल्ड के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है लेकिन गोल्ड के बहुत सारे पार्टिकल एक साथ मिलके क्लस्टर बना देते हैं, अग्रीगेट बना देते हैं, जो कि इस कैटेगरी में आ जाता है, फिर कोलॉइडल रेंज में आ जाता है। फोबिक में नहीं होगा। क्लासिफिकेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। तो जैसे एक पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर विद इंटरैक्शन विद डिस्पर्जन मीडियम, वो कैटेगरी में इसको हम लायोफोबिक बोलते थे गोल्ड सॉल को। अब दूसरा आया कि ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज बताओ, तो हम बोलेंगे कि ये मल्टी मॉलिक्यूलर में आता है। डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन किया है हमने,
ठीक है, नॉट ऑल सॉल बेटा। अंशिका सारे सॉल इसमें नहीं आएंगे, जैसे स्टार्च भी तो सॉल होता है, स्टार्च भी तो सॉल होता है, वो मल्टी मॉलिकुलर नहीं होता। ठीक है, चलो अगला पढ़ते हैं। इसी के कंटिन्यूएशन में अगला आ जाता है आपका मैक्रोमोलिक्यूलर। मैक्रोमोलिक्यूल आपको पता है क्या होते हैं? प्रोटीन्स, लार्ज साइज मॉलिक्यूल है। मैक्रोमोलिक्यूल पता है? सबसे पहले बताओ व्हाट मैक्रोमोलिक्यूल इज। जी, क्या होता है मुदित? व्हाट मैक्रोमोलिक्यूल इज? लार्ज साइज, मैक्रो साइज इट इज हैविंग, है ना। सो पार्टिकल जो है डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैज पार्टिकल्स ऑफ हैविंग साइज ग्रेटर देन 1000 डाल्टन। वेरी गुड मुदित, है ना। हाँ, अप्रोक्सीमेटली 1000 डाल्टन। डीपी हैज द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज हैज द पार्टिकल्स ऑफ लार्ज साइज, large size which comes category of colloids या colloidal रेंज में आ जाता है। मैम देयर वाज नो एवी ऑन माय साइड, प्लीज रिपीट मैक्रोमोलिक्यूल 1। अच्छा प्रिया, प्रिया मैंने बोला मैक्रोमोलिक्यूल में डिस्पर्स्ड फेज जो है उसमें पार्टिकल साइज बड़ा होगा, और वो पार्टिकल साइज मैक्रोमोलिक्यूल होने की वजह से बड़ा है। मैक्रोमोलिक्यूल्स यहाँ पे होते हैं बेसिकली। ठीक है, और आप लोगों ने ही बताया कि मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं वो लार्ज साइज होते हैं, राइट। तो अगर उसको डिस्पर्स फेज की तरह आप यूज करोगे डिस्पर्शन मीडियम में डाल के, तो जो कोलॉइड मिलके हमें मतलब बन के हमें मिलेगा वो होगा मैक्रोमोलिकुलर। ठीक है, इसमें बताओ किसको डाल सकते हैं? इसमें एग्जांपल हो सकता है स्टार्च, हो सकता है इसके कैटेगरी में, साइज बड़ा ही होता है जनरली, क्लस्टर के तौर पे आ जाता है, हम उसको मैक्रोमोलिकुलर में कैटेगराइज कर देते हैं। हम प्रोटीन के जो सॉल होते हैं, प्रोटीन सॉल, उनको इस कैटेगरी में ले आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसोसिएटेड कोलॉइड। एसोसिएटेड कोलॉइड्स में क्या आएगा? मैं ये दोबारा लिख ले रही हूं यहाँ पे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एसोसिएटेड कोलॉइड्स अगर लो कॉन्सेंट्रेशन में है, एट लो कॉन्सेंट्रेशन, दे आर strong electrolytes. These are those colloids which are if present there at low concentration. इसका क्या मतलब हुआ? लो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब लेस अमाउंट ऑफ डीपी, डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज का अमाउंट अगर कम है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। बट एज यू रेज द अमाउंट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, as you raise the amount of dispersed phase, dispersion medium nahi, on increasing concentration, अंशिका अभी देख रही हूं मैं अभी, on increasing concentration particles aggregate. Which particle? Particles of dispersed phase aggregate and form colloidal solution. प्रेरित जी बताइए। associated colloid not got, size will not be greater than 1000 nanometer. Yes, definitely size will not be greater than 1000 nanometer. डीपी से डीएम में होगा ना ये प्रोसेस? हाँ जी, हाँ जी अंशिका। देखो, एसोसिएटेड का मतलब होता है टू गेट एसोसिएट, है ना। जैसा कि हम लोग मल्टी मॉलिकुलर में भी देख रहे थे, लेकिन मल्टी मॉलिकुलर में क्या होगा? पार्टिकल जुड़ते जाएंगे, शुरू से ही जुड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन एसोसिएटेड में क्या होगा? अपूर्वा आपने क्या बोला? मैंने आपका स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, मुदित ने यस अपूर्वा बोला है। नॉट गेटिंग योर स्टेटमेंट। कोई बात नहीं, चलो दोबारा लिख देना बेटा। अच्छा, आपके क्वेश्चन जैसा, मल्टी मॉलिक्यूलर में पार्टिकल जब आपने डाला तभी एग्रीगेट होना शुरू हो गया, लेकिन एसोसिएटेड में क्या होगा?
आपने जैसे ही डिसॉल्व करना शुरू किया तो शुरू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की तरह एक्ट करेंगे। धीरे धीरे आप जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो एक कॉन्सेंट्रेशन ऐसा आएगा कि वो अब एग्रीगेट होते होते कोलॉइडल रेंज का पार्टिकल बना देंगे। ठीक है, यानी कि एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन के बाद ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन पार्टिकल एग्रीगेट्स एंड फॉर्म कोलॉइडल सॉल्यूशन, एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड स्टार्च सॉल्ट एंड प्रोटीन सॉल्ट एग्जांपल। हाँ जी बेटा, हाँ जी, ठीक है, आर कॉल्ड CMC, दैट इज क्रिटिकल, मैं एक मिनट प्रीवियस पेज कर रही हूं बेटा, क्रिटिकल मिसेलर कॉन्सेंट्रेशन। लो जी, प्रीवियस पेज मैंने दिखा दिया। अभी अभी मैंने आपको बताया कि कोलॉइडल रेंज में पार्टिकल देखिए एग्रीगेट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आप, अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं तब ज्यादा समझ आएगा। वाटर लीजिए, थोड़ा सा सोप डालिए उसमें, ठीक है, सोप डाल के डिसॉल्व कर लीजिए, तो अभी आपको जो सोल्यूशन मिलेगा वो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होगा, राइट, स्मॉल अमाउंट ऑफ सोप डालने पे। अब आप सोप का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओगे तो कुछ वक्त के बाद वो जो पार्टिकल्स थे सोप के जो अभी तक इलेक्ट्रोलिटिक नेचर शो कर रहे थे वो एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे, एग्रीगेट होना शुरू हो जाएंगे या एसोसिएट होना शुरू हो जाएंगे, और इसके बाद ये पार्टिकल का साइज कोलॉइडल रेंज में आ जाएगा और हम इसको बोलेंगे एसोसिएटेड कोलॉइड। इसको अब हम एसोसिएटेड कोलॉइड बोलना शुरू कर देंगे, एक चीज। दूसरा चीज कि कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ाए, मतलब ऐसे थोड़ी कि बढ़ाते चले जाओ, कब होगा पता नहीं, फिक्स्ड है। सारे कोलॉइड्स के लिए एक फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन है जिसपे वो एग्रीगेट होके एसोसिएट होके कोलॉइडल रेंज का पार्टिकल बनाता है, जिसको हम लोग CMC बोलते हैं, क्रिटिकल मिसेलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एक सेकेंड, means the size will be large but will be the range of 1 नैनोमीटर to 1000 नैनोमीटर। हाँ जी बेटा, बिल्कुल, ये अपूर्वा का क्वेश्चन था और आपका भी था, बिल्कुल सही। रेंज हमेशा 1 से 1000 के बीच में रहना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इसका मतलब है इससे ऊपर जाएगा तो सस्पेंशन हो जाएगा, इससे नीचे जाएगा तो ट्रू सोल्यूशन हो जाएगा। कोलॉइड के लिए यही रेंज होती है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं, आई थिंक ये टर्म आपको क्लियर हो गई है, क्रिटिकल मिसेलर कॉन्सेंट्रेशन, और ये वाला पार्ट क्लियर हुआ है, जल्दी बता दो, हैंड रेज भी आ गए अंशिका के। व्हाट इज मेंट बाय मिसेलर, मिसेल टर्म भी यूज करेंगे, अभी हम लोग करते हैं इस पे यूज। मिसेलर बताती हूँ, आपने मिसेल सुना है, मिसेल सुना है? एक्चुअली एसोसिएटेड कोलॉइड्स के लिए एक और टर्म यूज की जाती है, मिसेल्स, ठीक है, सोप और डिटर्जेंट्स के केस में यूज करते थे, है ना। तो एसोसिएटेड कोलॉइड को मिसेल भी बोलते हैं। तो एसोसिएटेड कोलॉइड बनाने के लिए एक जो बेयर मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल मिसेलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। चलो आगे, अब आगे बढ़ते हैं इसी में कॉन्टिन्यूएशन में। आप लोगों को क्लींजिंग, हाँ बेटा बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं जतिन, आप लोगों को क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट आप लोगों ने 9th 10th में भी पढ़ा है कहीं पे, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट, 10th में ही है, राइट राइट। क्या होता था वहां पे, वहां पे क्या होता था, आपके पास सोप मॉलिक्यूल होता था, ये बुक से पढ़ना, मैं क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हो, ऐसे वाला, ये हाइड्रोफोबिक टेल होती थी, हाइड्रोकार्बन वाली, हाइड्रोकार्बन टेल। मैम इट मींस अदर बैचेस हैव स्टार्टेड नेक्स्ट चैप्टर, हाँ जी हाँ जी। और हाइड्रोफिलिक हेड, मैं सोप का एग्जांपल ले लेती हूँ, C17H35COONA, सोडियम स्टेरेट, ये हेड हो गया,
ये हेड हो गया और ये हो गया हाइड्रोफोबिक टेल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। देखिए, सिलेबस होना जरूरी है टेस्ट के लिए, लेकिन समझ आना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि कोर्स भी करते हैं। प्रिया, प्रिया मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ बेटा। तो कोर्स भी करते जाते हैं और समझते भी जाते हैं बेटा। ठीक है, तो अब क्या होगा, मान लीजिए कि आपके पास में एक क्लोथ है जिसके ऊपर डर्ट लगी हुई है, ये डर्ट है मान लीजिए। तो अब जब आप इसके ऊपर सोप अप्लाई करोगे, तो सोप मॉलिक्यूल और उसके बाद पानी भी डाला है आपने, है ना। तो क्या होगा, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, टेल पार्ट जो है, वो मर्ज हो जाएगा इनसाइड ग्रीस और डर्ट, और जो हेड है वो ऊपर रहेगा इस तरह से, यहाँ पे इसको सराउंड कर लेगा। ठीक है, अब इसके बाद आप और वाटर डाल रहे हो और सोप मॉलिक्यूल्स अप्लाई कर रहे हो, तो बेसिकली जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो वाटर को रिपेल करते हुए इस तरह से अरेंज होने की कोशिश करेगी कि वो ग्रीस के अंदर पूरा चले जाए। और ऐसा करने में यहाँ पे एक मिसल जैसा एक स्फेरिकल ग्लोब्यूल बेसिकली बन जाएगा, जिसमें टेल स्फीयर के अंदर, डर्ट के अंदर, और हेड जो है वो बाहर रहता है। By applying more water, by providing more water, it get released from here. ठीक है, राइट। देखो, आपने एक क्लोथ लिया, दिस वाज द क्लोथ, क्लोथ पीस था ये हमारे पास कोई, जिसके ऊपर डर्ट लगी हुई थी। डर्ट जो है वो ऑयल या ग्रीस की है, डर्ट जो है वो ऑयल या फिर ग्रीस की बनी हुई है। आपने सोप अप्लाई किया, सोप के पास दो पार्ट है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक पानी से बचने के लिए डर्ट के अंदर चला गया टेल, और जो हेड है हाइड्रोफिलिक वो बाहर रहेगा टुवर्ड्स वाटर। और वाटर अप्लाई करेंगे तो ये ग्लोब्यूल जैसा बनेगा, इस तरह का एक क्लस्टर जैसा बन जाएगा, एंड दैट क्लस्टर विल वॉश ऑफ, निकल जाएगा बाहर। सो दिस इज बेसिकली द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। तो यहाँ पे भी ये जो क्लस्टर बन के मिल रहा है आपको, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया आपने, सीएमसी मिल जाएगा। सीएमसी यानी क्रिटिकल मिसेलर कॉन्सेंट्रेशन। मिसेल बनाने के लिए जो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है, उसको हम लोग मिसेलर कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, क्रिटिकल मिसेलर कॉन्सेंट्रेशन। वो मिलने के बाद ये कोलॉइडल रेंज में आ गया, पार्टिकल साइज बड़ा हो गया और वॉश ऑफ हो गया वाटर से। ये होता है क्लींजिंग एक्शन। सो दिस इज योर होमवर्क, जस्ट टू रीड फ्रॉम योर बुक, जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है एक बार पढ़िएगा, और वहां से आप लोग खुद से नोट्स बनाना, क्योंकि 10th में भी पढ़ा हुआ है और बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें से, इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल मिसेलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म, और एक टर्म और है, एक टर्म और है जिसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर सोप के लिए, अच्छा मैं आपको आपके बुक्स में भी दिया हुआ होगा, सोप्स का जो रेंज होता है 10⁻⁻⁴ से -3 के आसपास होता है। लिख दूं मैं यहाँ पे सीएमसी फॉर सोप, ये मुझे ध्यान आ गया तो मैं लिख ही देती हूँ। 10⁻⁻⁴ से लेके 10⁻⁻3 मोल पर लीटर। इतना कॉन्सेंट्रेशन आते ही जो सोप है वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं रह जाएगा, वो मिसल बन जाएगा, वो एसोसिएटेड कोलॉइड बन जाएगा। ठीक है, कोलॉइडल रेंज में चला जाएगा। राइट, अब क्वेश्चन आता है क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है। आप डिसॉल्व कर रहे हो, आप मिसल बना रहे हो, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन अचीव कर लिया। क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन अचीव करने के लिए जो आपको एक सर्टन टेम्परेचर रेंज रिक्वायर्ड है मिसल बनाने के लिए, मिसल बनाने के लिए यानी क्रिटिकल मिसेलर कॉन्सेंट्रेशन अचीव करने के लिए आपको जो एक सर्टन टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, उसको हम लोग क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। राइट, अच्छा पता ये हाँ आप लोग सुन ही रहे हो ये चीज तो। राइट, एक मिनट पूछ लेती हूँ। जी मैम, जस्ट वांट टू कंफर्म सीएमसी इज इंक्रीज कंसंट्रेशन व्हिच फॉर्म कोलॉइड। यस राइट वंशिका, करेक्ट। ठीक है, लैगिंग, व्हाट अबाउट अदर्स। आही आप रिफ्रेश करो, आप रिफ्रेश करो। सो मैं लिख सकती हूँ द टेम्परेचर above which
CMC is achieved is called क्राफ्ट टेम्परेचर। मैम वाटर डालने से मिसल रिमूव कैसे हो जाता है? मिसल रिमूव नहीं हो जाता, वो क्लस्टर जो डर्ट के साथ बना है वो रिमूव हो जाता है। क्लींजिंग एक्शन प्रिया, जब हम वाटर डालते हैं तो आपका जो डर्ट है उसके अंदर टेल चला जाता है सोप का, वो एक ग्लोब्यूल जैसा बन जाता है, तो ग्लोब्यूल चला जाता है, मिसल तो ऑलरेडी है वो कोलॉइडल रेंज में, है ना, वो ग्लोब्यूल निकल के बाहर चला जाता है। ठीक है, क्राफ्ट टेम्परेचर जिसको के सी बोलते हैं, या के टी भी कहीं कहीं लिखा होगा, ऐसे भी। ठीक है, जनरली ऐसे लिखा होता है, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है, सो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। चलिए आगे बढ़ जाएं। अभी अभी नेक्स्ट आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड, और अभी बहुत सारा पार्ट कोलॉइड्स में भी रहता है, सो प्लीज सेल्फ स्टडी भी करना बच्चे। प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स पे आ जाते हैं, कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया कुछ कोलॉइड्स को बनाना तो बहुत आसान है, वाटर लो या मतलब डिस्पर्स्ड फेज लेना है और डिस्पर्जन मीडियम मिक्स किया, दोनों को मिक्स किया, और मिक्स करके मैम ग्लोब्यूल एंड मिसल में क्या डिफरेंस है? मिसल सोप को पानी में डालते रहो बहुत ज्यादा अमाउंट में, सीएमसी से ज्यादा, तो बन जाएगा मिसल या फिर कोलॉइड, एसोसिएटेड कोलॉइड। आप डर्ट के ऊपर अगर सोप अप्लाई कर रहे हो और पानी डाल रहे हो, फिर जो बनेगा वो ग्लोब्यूल है, डर्ट के साथ सोप का मिक्सचर। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, अब प्रिपेयर करना है कोलॉइड। नॉर्मल कोलॉइड को प्रिपेयर करना आसान है, लायोफिलिक को। लायोफोबिक के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेथड है वो हमारा केमिकल मेथड लेते हैं, जो यूज कर सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपको सॉल बनाना है गोल्ड का, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गोल्ड सॉल। एक और चीज, बहुत सारे कोलॉइड्स को प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, तो हम वो मेथड्स पढ़ रहे हैं जो हमारे एनसीईआरटी और स्टडी पैकेज में गिवन है। वो वाले जरूर केमिकल रिएक्शंस लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि उनके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, नीट हो चाहे स्कूल एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे गोल्ड सॉल्व बनाना है, तो मैं गोल्ड को डायरेक्ट वाटर में डिसॉल्व नहीं कर सकती, कुछ भी डाल के नहीं डिसॉल्व होगा। क्या करेंगे? ऑरिक क्लोराइड लेना पड़ेगा आपको, गोल्ड क्लोराइड या फिर ऑरिक क्लोराइड लेंगे, AuCl3, फॉर्माल्डिहाइड में मिक्स करेंगे, HCHO, फॉर्माल्डिहाइड में मिक्स करेंगे इसको, और इसके बाद इसमें वाटर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये करने से हमें मिल जाएगा गोल्ड का सॉल प्लस फॉर्माल्डिहाइड का बन जाएगा फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडाइज होने के बाद में, और बन जाएगा HCl साथ में। यानी कि आपने फॉर्माल्डिहाइड को यूज करके यहाँ पे गोल्ड ऑरिक क्लोराइड से गोल्ड का सॉल बना दिया, ये सॉल के रेंज में चला जाएगा। एक्चुअली वाटर में डिसॉल्व होगा गोल्ड, और HCOH भी उसमें प्रेजेंट होगा, ये गोल्ड सॉल यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। सो लेट्स बैलेंस दिस रिएक्शन ऑल्सो। ये होगा, ये 6 हो जाएगा। हाँ मुझे याद था ये रिएक्शन, राइट राइट। ठीक है, दिस इज डन, दिस इज डन। 3 ये होगा जी। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन मेथड हो गया, वन ऑफ द प्रिपरेशन मेथड ये हमने यहाँ पे लिया है। इसमें आप देख रहे हैं कि गोल्ड क्लोराइड हमारे पास में था, ऑरिक क्लोराइड, जिससे हमने गोल्ड सॉल्ट बनाया बाय केमिकल मींस, केमिकल मेथड से। ठीक है, दूसरा और क्या हो सकता है? द नेक्स्ट मेथड, मान लीजिए आपको कहा जाए सल्फर सॉल्ट बनाओ, उसको बनाने के लिए भी केमिकल मेथड है हमारे पास। सल्फर डाइऑक्साइड लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड पे H2S गैस पास कर दीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड पे H2S गैस पास करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा सल्फर प्लस वाटर, यानी कि वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में आपको सल्फर सॉल्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर सॉल्ट, याद करने वाले रिएक्शंस। नेक्स्ट आ जाता है दूसरा और प्रिपरेशन भी देख लेते हैं। आपसे कहा जाए कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट बनाइए, वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होता, आपको पता है आयरन हाइड्रोक्साइड इज इनसोल्यूबल इन वाटर, तो कोलॉइडल रेंज में भी कैसे जाएगा, वो तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सस्पेंशन बनाएगा, तो फिर कैसे डिसॉल्व करें? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं FeCl3, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeCl3 लेते हैं,
इसमें वाटर डालते हैं। आपको पता है FeCl3 को फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर आप उसको रख देंगे तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके प्रेसिपिटेट बनाना शुरू कर देता है फेरिक हाइड्रोक्साइड का। वही रिएक्शन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। FeCl3 में वाटर ऐड करेंगे, शेक करेंगे अच्छे से, तो ये थोड़ी देर के लिए रख देंगे, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल। ये होगा, ये सॉल आपने बना लिया फेरिक हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, इसी तरह आपसे कोई कहता है कि आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल बनाइए, ये सब आपकी बुक की रिएक्शंस ही है बेटा, इसका सॉल बनाना है आपको। तो आर्सेनिक सल्फाइड इज इनसोल्यूबल इन वाटर। हम क्या करते हैं, हम लेते हैं आर्सेनिक ऑक्साइड, सॉल्ट मिल जाता है आसानी से, बड़े आराम से आर्सेनिक ऑक्साइड मिल जाता है, इसमें H2S पास करते हैं। ठीक है, इसको पास करेंगे तो आर्सेनिक सल्फाइड मिलेगा। सब्स्टिट्यूशन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक तरह से हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ये बन जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द केमिकल मेथड्स, सम ऑफ द प्रिपरेशन मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कोलॉइड। प्रीवियस पेज भी देख लो, प्रिपरेशन के लिए गोल्ड सॉल आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है केमिकल मेथड। सल्फर सॉल पूछा जा सकता है, आप सल्फर सॉल वाला लिखेंगे। हैंड रेज्ड, एक मिनट जी, बताइए। 1 सेकेंड, क्राफ्ट टेम्परेचर वाला पेज, अच्छा ठीक है मैम, दिस इज FeCl3। क्या बोला आपने, विच इज यूज इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड, यू सेड। हाँ जी हाँ जी, आप देखो एक्सपेरिमेंट याद करो, लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली, तो वहां बोला जाता है यूज FeCl, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeCl3। कुछ टेस्ट याद करो कहाँ यूज करते थे, फिनॉल के लिए करते थे ना शायद। ठीक है, उसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड इसीलिए रखते हैं कि अगर छोड़ दिया ना आपने लैब में रख के, तो वो प्रेसिपिटेट बन जाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड का, कोलॉइडल रेंज वाला। हाँ जी हाँ जी, हाइड्रोकार्बन्स में भी पढ़ा होगा, हाँ। फिनॉल के लिए भी टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट पेज, ये लीजिए। ठीक है, लास्ट वाले में बोला आर्सेनिक ऑक्साइड लेना है आपको, क्योंकि आपको सॉल्व बनाना है आर्सेनिक सल्फाइड का। आर्सेनिक ऑक्साइड लो, सल्फर डाइऑक्साइड पास करो, आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल्व मिल जाएगा। ठीक है, केमिकल मेथड हो गया। इसके बाद ये चैप्टर बहुत इजी है कंपैरेटिवली, याद करने के लिए बहुत कुछ है इसमें, लेकिन वैसे बहुत इजी है। व्हाट इज द यूज ऑफ दीज रिएक्शंस इन रियल लाइफ मैम? जैसे सल्फर सॉल्ट, जैसे कुछ कुछ मेडिकेशन में सल्फर सॉल्ट की जरूरत पड़ती है, कहीं पे कहीं गोल्ड सॉल्ट की पड़ती है, तो कैसे बनाए गोल्ड का सोल्यूशन? तो उसके लिए हम लोग केमिकल मेथड्स यूज करते हैं। रियल लाइफ में कहीं ना कहीं यूज होते हैं ये सारे। ठीक है, राइट। सो लेट मी प्रोसीड आगे। नेक्स्ट मेथड आता है जी, नेक्स्ट मेथड है जिसको बोलते हैं पेप्टाइजेशन। याद रखिए स्कूल में ना, स्कूल के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में तो सीधा सीधा डेफिनेशन या शॉर्ट नोट ही पूछ लेते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेप्टाइजेशन, 2 मार्कर क्वेश्चन। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी होंगे वहां पे। ठीक है, यहाँ तो आपको फिर मतलब ठीक है कॉन्सेप्ट पूछेंगे, लेकिन पेप्टाइजेशन आपको डेफिनेशन लिखने भी आ जाता है कई बार स्कूल में। तो पेप्टाइजेशन का मतलब होता है, दिस इज बेसिकली द प्रोसेस। नहीं नहीं नहीं, नॉट रिलेटेड टू पेप्टाइड, ना ना, नॉट एट ऑल। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखिए, आपने सोचा कोलॉइड बनाना है, आपने डिस्पर्स फेज को डिस्पर्जन मीडियम में डाला और वो प्रेसिपिटेट बन गया, कोलॉइड बना ही नहीं। क्या करें? पेप्टाइजेशन करेंगे। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ प्रेसिपिटेट इनटू अ कोलॉइड बाय एडिशन ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को डाल के, इलेक्ट्रोलाइट को डाल के आप जो है कोलॉइड को बना रहे हो, प्रेसिपिटेट से कोलॉइड बना रहे हो। ठीक है, सो बाय एडिशन ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट एंड एडिशन एंड शेकिंग, एडिशन मतलब ऐड किया और शेक किया, डेफिनेशन ठीक कर लेना। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइड और द कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय एडिशन ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट एंड शेकिंग इट, ऐसा लिखना चाहिए मुझे।
तो थोड़ा सा मैकेनिकल मींस भी हो गया, शेक किया तो, और आपने इसमें जो केमिकल डाला, इलेक्ट्रोलाइट डाला, वो केमिकल मेथड। अब होता क्या है इस प्रोसेस में, पेप्टाइजेशन में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि मुझे FeOH3 का प्रेसिपिटेट मिल गया, कोलॉइडल रेंज में नहीं मिल रहा। FeOH3 प्रेसिपिटेट तो बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन ये कोलॉइडल रेंज में नहीं जा रहा वाटर में डिसॉल्व होके, तो हम क्या करेंगे, इन FeOH3 प्रेसिपिटेट, हाँ शेकिंग शेकिंग ठीक है आई, इन फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट एड सम FeCl3, कॉमन आयन वाला कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दीजिए। कैन यू प्लीज रीड मैम व्हाट यू हैव रिटन, इट्स नॉट क्लियर। Process of conversion of a precipitate into a colloid, ठीक है। आगे, by addition of some electrolyte, कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, उसके बाद उसके साथ शेक करेंगे दोनों को, आपको मिल जाएगा कोलॉइडल रेंज में प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट का कन्वर्जन इनटू कोलॉइड, राइट अनन्या, इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फेरिक हाइड्रोक्साइड अगर आप ले रहे हो तो जो कि वाटर में तो डिसॉल्व होता नहीं, तो अब उसको प्रेसिपिटेट को चेंज करना है, तो आप FeCl3 डालिए। होता क्या है कि जो जब आपने कॉमन आयन Fe वाला डाला है इसमें इलेक्ट्रोलाइट, तो ये आयंस फ्री हो जाएंगे, और ये आयंस जो है दूसरे आयंस को सराउंड करके उसको कोलॉइडल रेंज में लेके आएंगे। ठीक है, हम ये चीज पढ़ेंगे अभी, चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल जब पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा वो वाला चीज। ठीक है, तो अभी बस इतना समझिए कि पेप्टाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें आपने प्रेसिपिटेट से कोलॉइडल सोल्यूशन बना लिया, राइट। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास में AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया, उसमें NaCl डाल दो। आपके पास में आपको AgCl को सिल्वर सॉल्ट बनाना है या AgCl का सॉल्ट बनाना है, तो इसमें कॉमन आयन NaCl डाल दीजिए। NaCl डालेंगे तो कॉमन आयन जो Cl नेगेटिव है वो सराउंड करेगा इसको और कोलॉइडल रेंज में लेके आएगा। ठीक है, सो ये चार्ज की वजह से होता है, हम लोग अभी इसको पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जब आएगा तभी आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। इतना करते हैं पहले। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, और क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो सकता है। द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। और इस मेथड का नाम है ब्रीडिग आर्क मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन में इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके कोलॉइडल सोल्यूशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, जिस मेटल का कोलॉइडल सोल्यूशन बनाना होता है उसके इलेक्ट्रोड लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं, डिस्पर्जन मीडियम को वहां पे, जैसे मान लीजिए मुझे ये एक कंटेनर में मैंने डिस्पर्जन मीडियम फिल कर लिया, इसमें मैंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करना है, तो मैंने सेम वो मेटल के इलेक्ट्रोड्स डाले, जिसका मुझे सपोज मुझे सिल्वर का सॉल्ट बनाना है। ठीक है, तो मैंने इसको डाल लिया और एक वाटर आइस बात लगा दिया, यहाँ पे ये आइस क्यूब्स रखे हुए हैं इसके अंदर। क्यों डाला आइस क्यूब्स, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। दिस इज आइस बाथ, दिस इज द कंटेनर इन विच dispersion medium is present and the metal जो कि हमें डिस्पर्स फेज में लेके आना है। ठीक है, ये ब्रीडिंग आर्क मेथड है। होता क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, सपोज ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन होगा, यानी मेटल के आयन फ्री हो जाएंगे। वो फ्री आयन इस सोल्यूशन के अंदर आएंगे और कोलॉइडल रेंज में चले जाएंगे। दिस इज कॉल्ड ब्रीडिंग आर्क मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे कोई पूछे कि आपने क्या इलेक्ट्रोड लगाया, तो दैट आई एम राइटिंग दैट इलेक्ट्रोड जो है वो उस मेटल का है
which is dispersed phase. एक सेकेंड बेटा, इलेक्ट्रोड उस मेटल का है जो कि डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्जन मीडियम वो लिक्विड है, वो सोल्यूशन तो नहीं, वो लिक्विड है, वो सॉल्वेंट है जिसमें मुझे कोलॉइडल सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, सो ये हमारा ब्रीडिंग आर्क मेथड होगा। मैम प्लीज एक्सप्लेन अगेन दिस एक्सपेरिमेंट समवॉट लाइक, हाँ कुछ इलेक्ट्रोलिसिस जैसा ही है, समवॉट लाइक इलेक्ट्रोलिसिस। होना ये है कि आपको Ag2+ के कौन से आयन आगे आएंगे, सिल्वर आयन बेटा, सिल्वर आयंस वहां से रिलीज होंगे, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी वहीं प्रेजेंट है, दोनों दोनों इलेक्ट्रोड है आपके पास, पहले सिल्वर आयन फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉन लूज करके, फिर इलेक्ट्रॉन गेन करके कोलॉइडल रेंज में वहीं आ जाएगा। मैम वन सिली क्वेश्चन, व्हाई वी टेक आइस बाथ, वी टेक कोल्ड वाटर ऑल्सो, कोल्ड वाटर है लेकिन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, सो टू मेंटेन द टेम्परेचर, नॉट द सिली क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चन इट कैन बी, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सिल्वर आयन, पहले देखिए आयन रिलीज, सिल्वर जो है पहले ऑक्सीडाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करके सोल्यूशन में आया, और फिर रिड्यूस हो जा रहा है, जब ये टुवर्ड्स कैथोड जाएगा तो वहां रिड्यूस हो जाएगा और सोल्यूशन में मिक्स हो जाएगा कोलॉइडल रेंज में। ठीक है, ये हो गया मैम पेप्टाइजेशन में कौन का रिएक्शन, AgCl NaCl वाला, एंड प्रीवियस पेज लास्ट रिएक्शन। अच्छा प्रीवियस पेज लास्ट रिएक्शन देख लो, ये लीजिए, हाँ ये हो गया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप लोगों से गुस्सा नहीं होती हूँ मैं, ठीक है, चलो। Ag arrow is pointing to, Ag तो मैंने इस पेज पे लिखा ही नहीं है बेटा, नेक्स्ट पेज। अच्छा अच्छा, Ag यानी सिल्वर इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड्स आपने लिए उस मेटल के लिए जिसका आपको डिस्पर्स्ड फेज बनाना है। ठीक है, मेथड दोबारा बता देती हूँ, बहुत ध्यान से सुनो, आपको जिस मेटल का कोलॉइडल सोल्यूशन बनाना है, मैम ब्रीडिंग क्लियर नहीं हुआ, हाँ मैं दोबारा बता रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ, नो प्रॉब्लम। देखो आपके पास जो मेटल है, मान लीजिए मुझे सिल्वर का सॉल्व बनाना है, मेरा टास्क है, मुझे कहा गया कि तुम प्रिपेयर करो सिल्वर सॉल्व, तो मैं क्या करूंगी, डिसॉल्व तो होना नहीं वाटर में, इवन मुझे सॉल्वेंट भी नहीं पता जिसमें मैं डिसॉल्व कर सकूं, तो मैं क्या करूंगी, मुझे मान लीजिए कोई बोलता है कि वाटर में बनाना है, तो मैं डिस्पर्जन मीडियम वाटर ले लूंगी, सिल्वर के इलेक्ट्रोड डाल दूंगी वहां पे, सिल्वर इलेक्ट्रोड डाल दिया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करने से आपको पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रोलिसिस जैसा प्रोसेस होगा, मेरे पास सिल्वर मेटल प्रेजेंट है, ये तो ये ऑक्सीडाइज होगी एनोड पे, सिल्वर आयन बनेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन एट एनोड। अब ये सोल्यूशन में आ गए आयंस, आयन सोल्यूशन में आए और किधर की तरफ चले गए, कैथोड की तरफ, कैथोड की तरफ जाके फिर से इलेक्ट्रॉन गेन किया और वापस से सिल्वर बन गया। क्या चेंज आया इसमें, बस चेंज इतना आया कि जो पार्टिकल साइज है वो कोलॉइडल रेंज में आपको डिस्पर्जन मीडियम में मिल जाएगा, दैट इज इट। सो ब्रीडिंग आर्क मेथड का मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, जो मेटल आपने ली है उसको कोलॉइडल रेंज में लाना बाय इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, और फिर उसको डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स कर देना, दैट इज इट, और कुछ नहीं किया जाता इस मेथड में। ठीक है, सो ब्रीडिंग आर्क मेथड को अगर मैं वेरी सिंपल टू से कि इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, इसमें सोल्यूशन ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन, सिल्वर प्लैटिनम गोल्ड आर प्रिपेयर्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रोड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इलेक्ट्रोड जो हम लोग यूज करते हैं वो डिस्पर्स्ड फेज वाली मेटल का, ठीक है, और जो मीडियम लेते हैं जो जिसमें आप डिसॉल्व कर रहे हो, वो मीडियम हम क्या लेते हैं, डिस्पर्जन मीडियम लेते हैं यहाँ पे। दूसरा, जब आप इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करते हो तो डेफिनेटली वेपर्स ऑफ द मेटल बनती है, आयोनाइज हो जाएगी ना, हाई टेम्परेचर पे आपने डिसइंटीग्रेट किया तो वेपराइज होगी, आयोनाइज होगी और फिर से सेटल हो जाएगी कोलॉइडल रेंज में। यही मेथड है आपका ब्रीडिंग आर्क मेथड, आई थिंक अभी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोड इज प्रिपेयर्ड। ठीक है,
कैथोड पे अगेन Fe बन गया तो क्या बेनिफिट हुआ इसका, प्लीज टेल। प्रिया Fe नहीं है ना वहां पे, Ag, हाँ हाँ, कोई बेनिफिट नहीं हुआ। देखो, ज्यादा हीट प्रोवाइड करोगे तो मेटल वेपराइज होगी, आयनाइज होके बाकी फिर दोबारा से रिड्यूस होके कोलॉइडल रेंज में आ जाएगा पार्टिकल। यानी हमने इतना छोटा रेंज बना दिया, जैसे सिल्वर मेटल पूरा मॉलिक्यूल एक जगह क्लस्टर होते हैं तो कोलॉइडल रेंज में तो नहीं है ना, हमें तो अलग अलग करके कोलॉइडल रेंज में लाना है। दैट्स इट। आई डिडंट गेट इलेक्ट्रोड वर्क मैम, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। देखो, आपके पास जो मेटल है जिसको आपने इलेक्ट्रोड पे लिया, वो मेटल बहुत ज्यादा हीट प्रोवाइड करने से वेपराइज हो जाएगी, वेपराइज होके इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर देगी, लेकिन वहां पे कोई और तो चीज है नहीं जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो फिर से गेन करेगी, यानी कि वही रहेगी, बस डिसइंटीग्रेट होके कोलॉइडल रेंज में आ जाएगी। दैट्स इट अंशिका, ठीक है, डिसइंटीग्रेट होके वापस कोलॉइडल रेंज में आ जाएगी। वी आर डूइंग दिस ओनली टू, यस यस डेफिनेटली, इसके लिए कर रहे हैं हम लोग ये, राइट चलो आगे चलते हैं। कोलॉइडल रेंज में आए पर अगेन वो कैथोड पे चला गया। कैथोड एनोड कहाँ लगाए आपने, सेम सोल्यूशन में ना, सेम सोल्यूशन में ना बेटा, तो कहीं और नहीं चला गया, वो वहीं के वहीं अवेलेबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद में इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, ये वाला मेथड हो गया। और क्या मेथड्स हो सकते हैं इसी में, नेक्स्ट जो मेथड आता है इसमें प्यूरिफिकेशन। प्रिपरेशन हो चुकी है हमारे पास, अब प्यूरिफाई कर लेते हैं कोलॉइड को। जो कोलॉइडल सोल्यूशन बना हुआ है उसके अंदर कुछ आयंस की इंप्यूरिटी हो सकती है, कुछ डर्ट पार्टिकल हो सकते हैं, कैसे रिमूव करेंगे, तो इसके लिए जो पहला मेथड यूज करते हैं वो होता है डायलिसिस। डायलिसिस के लिए हम लोग बेसिकली एक सिंपल डिफ्यूजन जैसा मेथड है, करते क्या है, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर लेते हैं, जो बना होता है डायलाइजिंग मेम्ब्रेन से, जो कि बेसिकली एसपीएम वाला नेचर है इसका, सेमी परमिएबल, ठीक है। ये कंटेनर, इसके अंदर आपने कोलॉइडल सॉल्यूशन को फिल कर दिया, दिस इज कोलॉइडल सॉल्यूशन, राइट। इस डायलाइजिंग बैग को एक दूसरे कंटेनर में रखा आपने, जिस कंटेनर के अंदर वाटर फिल्ड है, ऐसे आपने रख दिया। अब क्या होगा, जो वाटर है इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस कंटेनर में अंदर चला जाएगा। वाटर जो है इस कंटेनर के अंदर जाने लगेगा, कौन से कंटेनर के अंदर, इस डायलाइजिंग मेम्ब्रेन वाले कंटेनर में, ठीक है। इसको हम डायलाइजर बोलते हैं इस कंटेनर को, ठीक है। वाटर जो है वो डायलाइजर के अंदर जाने लगेगा, कैसे जाने लगेगा, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वाटर को अलाउ करती है अंदर जाना, सॉल्वेंट को अंदर जाने देती है। वाटर अंदर जाएगा, क्या करेगा, वहां जाके वाटर एंटर्स इन कोलॉइड और द कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड डिसॉल्व इंप्यूरिटीज। कौन सी इंप्यूरिटीज, आयोनिक इंप्यूरिटीज हो सकती हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो वाटर सोल्यूबल हैं, तो वाटर अंदर जाके उनको डिसॉल्व करेगा, सोल्यूशन बन गया उनका तो, और बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत कॉन्सेंट्रेशन तो ज्यादा है नहीं, सो दैट इज एबल टू डिसॉल्व देम एंड टू गेट आउट ऑफ इट, राइट, वो बाहर निकल के चला जाएगा। लेकिन जो कोलॉइडल सोल्यूशन इसके अंदर फिल्ड है उसके अंदर से अब आयंस और इंप्यूरिटीज जो भी थी वो निकल चुकी होंगी। सो दिस इज द वेरी सिंपल मेथड ऑफ द डायलिसिस, आप लोगों को शायद पता होगा ये। डायलिसिस पता है मैम, आयंस कैथोड पे चले गए ना, तो अब कौन से आयंस डीएम में कहां से आए। प्रिया, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, कहाँ है कैथोड और एनोड, दोनों के दोनों तो सोल्यूशन में ही है ना, राइट। दोनों अगर सोल्यूशन में है तो वो वहीं पे बन जाएगा डिस्पर्स्ड फेज से, ठीक है। अच्छा अनन्या, हाँ दोबारा बताती हूँ, आपके पास एक डायलाइजर बैग है जिसके अंदर कोलॉइड फिल कर दिया, कैथोड में डिपॉजिट हो, डिपॉजिट नहीं होगा, उधर जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करके, हाँ बिल्कुल सही प्रिया, आपका क्वेश्चन बहुत सही है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वो डिपॉजिट होने से पहले ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करके और फिर कोलॉइडल रेंज में ही रह जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली डिसइंटीग्रेशन तो हो ही रहा है ना,
आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज तो किए जा रहे हो ना, ठीक है। हाँ, अब डायलाइजर पे आते हैं। तो डायलाइजर की जो मेम्ब्रेन है वो डायलाइजिंग है, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है, वहां पे एसपीएम है वो, ठीक है। डायलाइजर कंटेनर के अंदर क्या फिल है? कोलॉइडल सोल्यूशन है बेटा, ये लिखा है मैंने ऊपर, कोलॉइडल सोल्यूशन, ठीक है। तो हाँ अंशिका, वही बता रही हूँ मैं, इसके अंदर, हाँ, जिसमें उसमें वाटर नहीं है सिर्फ, उसमें कोलॉइडल सोल्यूशन है, डिस्पर्स फेज विद डिस्पर्शन मीडियम। वाटर एंटर करेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे छोटी छोटी इंप्यूरिटीज, जैसे आपकी बुक में शायद इस तरह बनाया भी होगा, कोलॉडियन बोलते हैं उन इंप्यूरिटीज को। यहाँ पे छोटी छोटी इंप्यूरिटीज पड़ी हुई है, ये, इनको वाटर एंटर होगा, इन इंप्यूरिटीज को डिसॉल्व करेगा और इसको क्लीन कर देगा, बाहर चला जाएगा डिसॉल्व करके, ठीक है। राइट अंशिका जी। चलिए, अब ये प्रोसेस बहुत स्लो है, डायलिसिस प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो। क्या करें अब? डायलिसिस अगर स्लो है तो इसको फास्ट करने का कोई तरीका हो सकता है? अगर सेम कंटेनर में हम दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स लगा दें तो पॉजिटिवली चार्ज जितनी भी इंप्यूरिटीज है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगी, और नेगेटिवली चार्ज इंप्यूरिटी पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगी और उधर मूव करना शुरू कर देंगी, ठीक है। सो इस तरह से क्या होगा, जो इंप्यूरिटीज डिसॉल्व थी वो हाँ, क्रिस्टलॉइड, क्रिस्टलॉइड बोलते हैं, मैंने कोलोडियन बोल दिया, कोलोडियन तो मेम्ब्रेन होती है, सॉरी, क्रिस्टलॉइड बोलते हैं आकांक्षा। क्रिस्टलॉइड्स आर दोज पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द कोलॉइड एज द इम्प्यूरिटी, ठीक है। मैं लिख भी देती हूँ, ये जो मैंने पिंक कलर से ड्रॉ किया है, दीज आर क्रिस्टलॉइड, जो कि इम्प्यूरिटीज हैं। मैम टाइम तो एंड हो जाएगा, फिर डाउट कब लोगे आप? मैं डाउट्स भी ले लूंगी बेटा, टाइम अभी पहले चैप्टर कर लेते हैं समय का, स्लोली एंड स्टीडी चल रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं सिलेबस भी पूरा हो जाए बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि दो इलेक्ट्रोड लगा दीजिए, मैंने ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया है 10 मिनट के लिए, तो ज्यादा नहीं करेंगे, हाँ, ठीक है। अच्छा 5 मिनट किया है अंशिका मैंने, पता नहीं, मैंने शायद किया था, मुझे लगा 10 हुआ, चलो कोई बात नहीं, और बढ़ा दूंगी मैं अभी टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रोडायलिसिस, सो इलेक्ट्रोडायलिसिस इज द प्रोसेस जहां पे हम लोग इलेक्ट्रोड्स को यूज करके, इलेक्ट्रोड्स को यूज करके डायलिसिस के प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं, ठीक है। सो दिस इज डन बाय applying an electric field during dialysis। नॉर्मल डायलिसिस है, बस किया क्या हमने, यहां से प्योर वाटर, जैसे मुझे प्रीवियस वाले में भी ऐसे ही लगाना चाहिए था, यहाँ पे इस तरह से, ये आपका डायलाइजिंग कंटेनर है। मैम आप फिजिक्स में, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा ही है, फिजिक्स वाली टर्म ही यूज होती है यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे आपने एनोड लगा दिया और यहाँ पे आपने कैथोड लगा दिया, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद करंट पास कर दीजिए, तो ऑपोजिटली चार्ज इंप्यूरिटीज जो हैं इसके अंदर, जो क्रिस्टलॉइड्स हैं, फिर से बना देती हूँ मैं, क्रिस्टलॉइड्स जो हैं, पॉजिटिवली चार्ज क्रिस्टलॉइड कैथोड पे चले जाएंगे। हाँ, ये इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस की तरह होगा बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस की तरह होगा ये, ठीक है। एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे जो वाटर फील्ड है, रुको अब इसको भी वाइट करना पड़ेगा ये जो वाटर है इलेक्ट्रोडायलिसिस करेगा, ठीक है, राइट। सो द एक्चुअली डायलिसिस इज स्लो प्रोसेस, so to make it fast we apply the electric field and the process is same, water enter करेगा, डिसॉल्व करेगा क्रिस्टलॉइड्स को, और बाहर चला जाएगा एसपीएम के थ्रू, ठीक है। चलिए आगे बढ़े।
नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक और तरीका प्यूरिफिकेशन का। फिल्टर पेपर से आप कभी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई नहीं कर सकते, फिल्टर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम यूज करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड में हम लोग यूज करते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। नेम से ही पता चल रहा है कुछ एक्स्ट्रा, अल्ट्रा, अल्ट्रा फिल्टर पेपर, ठीक है। हम इसको यूज करेंगे। अब अल्ट्रा फिल्टर पेपर में होता क्या है, इसकी जो फिल्टर करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है, हम लोग उसको पास करते हैं। देखिए मेरे पास एक नॉर्मल फिल्टर पेपर है, नॉर्मल फिल्टर पेपर, ठीक है। इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है कोलोडियन सॉल्यूशन, इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है ये क्या होता है, ये कोलोडियन सॉल्यूशन क्या होता है। ये सॉल्यूशन होता है 4%, ऐसा मतलब जो बनाया गया है वो ये है, 4% नाइट्रो सेल्यूलोज mixed with a mixture of alcohol and ether। थोड़ा सा अमाउंट में अल्कोहल और ईथर को मिक्स किया, मिक्स करके उनका एक सोल्यूशन जैसा बना रखा है। इसमें मिक्स कर दिया 4% नाइट्रोसेल्यूलोज, ठीक है। और इसको अप्लाई कर दिया किसके ऊपर, फिल्टर पेपर के ऊपर, फिल्टर पेपर के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब इसको सुखाना है, बेसिकली ड्राइंग करना है इसका। इसके बाद इसको ड्राई करना है, ठीक है। लेकिन ड्राई करने से पहले भी हार्ड करने की कोशिश भी करनी है। सो इट्स हार्डनिंग इज डन बाय, hardening by formaldehyde, formaldehyde is HCHO। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाने का क्या तरीका हुआ, नॉर्मल फिल्टर पेपर लो, वॉटमैन फिल्टर पेपर आपने सुना होगा, नंबर 40 41 कुछ लैब में जो यूज करते हैं। वॉटमैन फिल्टर पेपर लिया, उसके ऊपर कोलोडियन सोल्यूशन अप्लाई किया। कोलोडियन सोल्यूशन होता है 4% नाइट्रोसेल्यूलोज और अल्कोहल ईथर का मिक्सचर, ये अप्लाई कर दिया। अब ये वेट हो गया, इसको ड्राई करना है। ड्राई करने से भी पहले हार्ड भी करना है, क्योंकि सही से फिल्टर हो पाए, पोर साइज उतना बन पाए कि कोलॉइड ना निकल पाए उससे, मतलब फिल्टर करना है ना हमको। तो अब क्या करेंगे उस पे, उसमें थोड़ा सा फॉर्माल्डिहाइड डालेंगे और फिर उसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद आपका अल्ट्रा फिल्टर पेपर रेडी हो जाएगा। इससे फिल्टर कर लो कोलॉइड को, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्लीन हो जाएगा, और जो पार्टिकल्स आपके इंप्यूरिटीज वाले थे, बड़े साइज वाले पार्टिकल्स थे, वो सारे फिल्टर होके निकल जाएंगे इसमें से, ठीक है। सो इज दिस मेथड क्लियर, बोलिए अब फास्ट कैसे हो गए ये। इलेक्ट्रोडायलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे बेटा, तो आयंस जल्दी से चार्ज स्पीशीज मूव करना शुरू करती है, फास्ट हो जाते हैं ना। ड्राइंग क्यों, क्योंकि वेट फॉर्म में थोड़ी फिल्टर करोगे, हमें पोर साइज उतना बनाना है, तो ड्राई करके फाइनली फिल्टर पेपर कलेक्ट कर, मतलब जो फिल्टर पेपर आपको मार्केट में मिलेगा वो तो ड्राई होगा ना, वेट थोड़ी होगा। तो वो उसको पूरा ड्राई करके रखते हैं, ठीक है। चले आगे। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, आई एम प्रोसीडिंग, यस। नाउ प्रॉपर्टीज, कोलॉइड्स और द कोलॉइडल सॉल्यूशन। मैम इलेक्ट्रोडायलिसिस में फास्ट क्यों नहीं समझ आया, प्रिया मैं बताती हूँ लास्ट में, ठीक है, लास्ट में बताती हूँ अभी। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड में सबसे पहले तो जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी एसोसिएटेड होंगी कोलॉइड्स के साथ में भी। जो सोल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती थी वो सब आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे, चाहे वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, याद है पढ़ा था ये हमने। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ, ठीक है। ये सारे हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर भी होगा, राइट।
RLVP मैम हमारे स्कूल वाले सर बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। हाँ, इतना बड़ा कौन बोलेगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ठीक है, जल्दी बोलने के लिए बोलते होंगे RLVP। ठीक है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इसको मैं रिवाइज नहीं कराने वाली हूँ, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। द सेम दैट वी स्टार्टेड इन केस ऑफ सॉल्यूशंस। क्या रोल रिलेटिव लोअरिंग होता है, क्या एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। चलिए, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा बचा है चैप्टर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है टिंडाल इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और आप लोगों ने पढ़ भी लिया है ये टिंडाल इफेक्ट, ये भी 9th-10th में था। क्या होता है टिंडाल इफेक्ट? फिजिक्स का फेनोमेनन है, फिजिक्स का, है ना। स्केटरिंग ऑफ लाइट, हाँ जी, स्केटरिंग ऑफ लाइट। व्हाई? ड्यू टू द साइज ऑफ पार्टिकल्स नाइन्थ में। अच्छा अच्छा ओके, ड्यू टू द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स किसके, डिस्पर्स्ड फेज के, मैं डीपी लिख देती हूँ यहाँ पे जिससे कंफ्यूजन ना हो, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, विच इज इन द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। बहुत छोटे नहीं होने चाहिए, कंपेरेबल रेंज में होने चाहिए। ठीक है, जो लाइट पास हो रही है, जैसे मेरे पास में एक कंटेनर के अंदर एक कोलॉइडल सॉल्यूशन फिल्ड है, इस पे अगर मैं लाइट डाल रही हूं तो बीम ऑफ लाइट जो आ रही है, ठीक है, ऑडियो इज लैगिंग, रिफ्रेश करो बाकी लोग। अच्छा वंशिका आपको लग रहा है, बच्चे रिफ्रेश कर लो बेटा। ठीक है, आपने एक कोलॉइडल सॉल्यूशन पे लाइट डाला, लाइट डाला तो क्या होगा, लाइट की सर्टन वेवलेंथ होगी। अगर उस वेवलेंथ के रेंज में पार्टिकल साइज है, ठीक है, बहुत छोटा नहीं, बहुत छोटा है तो स्केटर नहीं कर पाएगा, बहुत बड़ा है तो बिल्कुल अलग दिखाई देगा। स्केटरिंग के लिए जरूरी है कि उस रेंज में होना चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन, हालांकि सस्पेंशन के पार्टिकल भी स्केटरिंग करते हैं, आप लोगों को पता होगा। वेवलेंथ ऑफ लाइट से साइज बड़ा होना चाहिए तभी स्केटरिंग होगा। और ऑब्जर्वेबल स्केटरिंग, जो डिफरेंट कलर्स दिखते हैं वो जनरली कोलॉइडल रेंज में दिखते हैं, है ना। बड़ा होगा तो भी स्केटरिंग होगी, लेकिन एक्सटेंड बहुत ज्यादा होगा। इतना ऑब्जर्वेबल, जैसे कलर आ जाता है ब्लू कलर, जैसे मिल्क में आप डालते हैं लाइट तो आपको ब्लू कलर दिखाई देता है ना। बड़ा होगा तो भी स्केटरिंग होगी, स्केटरिंग तो तभी होगी, लेकिन रेंज में होगा तो पूरा ओवरऑल एक जैसा कलर पूरा थ्रू आउट नजर आता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में टिंडाल इफेक्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है, रामन इफेक्ट आही ने बताया, वेरी गुड। ओके, सो इंपॉर्टेंट है टिंडाल इफेक्ट कोलॉइडल पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, और दूसरा एक और चीज भी होना चाहिए कि हमने जो डिस्पर्स्ड फेज, एक और कंडीशन है, वन मोर कंडीशन, फर्स्ट तो ये हो गया, दूसरा कंडीशन ये है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, तो मैं इंडिसेस लिख रही हूं, डिस्टेंस ऑफ dispersed phase and dispersion medium should be different considerably। दोनों सेम रेंज में होंगे तो नहीं इतना ऑब्जर्व हो पाएगा आपको टिंडल इफेक्ट। उसके लिए जरूरी है कि डिस्पर्स्ड फेज का और डिस्पर्जन मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग होना चाहिए। ये दो कंडीशंस हम लोग जनरली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल है फॉरेस्ट कैनोपी, जैसे आप लोगों ने ही बताया। मिल्क जो है कोलॉइडल सोल्यूशन है। अब हम अपने अपने कोलॉइड्स की बात कर लेते हैं फर्स्ट। हाँ बताती हूँ, आई एम सॉरी। हमारे पास एक कोलॉइड है, हमने उस पर लाइट पास किया, तो जो कोलॉइड के डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं उनका साइज बड़ा है, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट के रेंज में आता है, तो वो लाइट को स्केटर करना शुरू कर देंगे। स्केटरिंग ऑफ द लाइट तो पता होगा ना, सारे डायरेक्शन में इस तरह से स्केटर किया पार्टिकल ने। ठीक है, और जिस कलर की वेवलेंथ को स्केटर करेंगे आपका पूरा कोलॉइडल सॉल्यूशन उसी कलर का दिखाई देगा। जैसे मिल्क के ब्लू दिखने का रीजन क्या है, ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है आपको पता है सबसे कम है,
ठीक है, तो छोटे साइज के पार्टिकल है क्योंकि तो ब्लू कलर की लाइट को स्केटर कर पाते हैं, इसलिए थ्रू आउट द मिल्क आपको ब्लू नजर आता है जब आप उस पर लाइट पास करते हैं। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा 9th-10th में, एक एक्सपेरिमेंट है ये फिजिक्स में, है ना। चलिए, तो सारे कोलॉइड्स इस तरह का करेंगे। कंसिडरेबली का मतलब है, कंसिडरेबली का मतलब है ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, एक ही जैसे रेंज में होंगे तब नहीं ऑब्जर्व हो, क्योंकि डिस्पर्स स्केटर किसको करना है, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स को, है ना। चलिए, कलर भी होगा, कोलॉइडल सॉल्यूशन में जनरली कलर भी होता है। कलर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, दैट इज आई एम जस्ट गिविंग यू टू होमवर्क। कलर वाला पॉइंट होमवर्क में पढ़ेंगे। ये फैक्ट कैसे पता चला, कौन सा फैक्ट, कौन सा फैक्ट प्रिया, कौन सा फैक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से तो पता चला होगा, ठीक है। और अब वही वही लॉ है, ठीक है। कलर आप लोग पढ़ेंगे अपने आप से, जैसे कि गोल्ड सॉल्ट जो होता है वो कुछ रेडिश सा कलर का दिखाई देता है, ब्राउनिश रेड जैसा, है ना। इफ पॉसिबल प्लीज रिपीट द पॉइंट 2। मैंने पॉइंट 2 में बोला कि कोलॉइडल सोल्यूशन का डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो स्केटरिंग की जाएगी वो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल से होती है, ठीक है। ब्राउनियन मोशन पता है, जिगजैग मूवमेंट। कोलॉइडल सोल्यूशन स्टेबल है, कोलॉइडल सोल्यूशन स्टेबल है, यानी उसके पार्टिकल्स हमेशा, डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स है वो हमेशा डिस्पर्स्ड रहते हैं, यानी कि दे आर मूविंग हियर एंड देयर रैंडमली, इस तरह। क्यों, क्योंकि वो स्टेबल है, वो डिस्पर्स्ड फेज में डिस्पर्स्ड फॉर्म में ही रहना चाहते हैं, तो ये जिगजैग मूवमेंट की वजह से होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको ऑब्जर्व किया था, ब्राउनियन मोशन को सबसे पहले, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है बेटा ब्राउनियन मोशन कोलॉइडल सोल्यूशन की। कोलॉइडल सोल्यूशन में हमेशा जिगजैग मोशन होता है डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स का, ठीक है। ये हो गया, ये भी आपने पढ़ा हुआ मैम, स्केटरिंग ऑफ कोलॉइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। कोलॉइडल सोल्यूशन में पार्टिकल साइज छोटा है तो जनरली छोटी वेवलेंथ वाली लाइट को स्केटर करता है वो, और इवनली स्केटर करता है। कोलॉइडल उसमें सस्पेंशन के पार्टिकल लार्ज साइज है तो वो बड़े रेंज, बड़े वेवलेंथ वाली लाइट को स्केटर करते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, पॉलन ग्रेन वाला एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा ब्राउनियन मोशन में, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग आफ्टर दिस इज द चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स। यस, अब नाउ वी आर जस्ट, थोड़ा सा पार्ट बचा है बस। टिंडल इज यूज्ड फॉर ओनली फॉर कोलॉइडल, नहीं, टिंडल इफेक्ट सस्पेंशन में भी ऑब्जर्व होता है बेटा, सस्पेंशन के पार्टिकल्स भी बड़े बड़े साइज वाले होते हैं तो वहां पे भी टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, ठीक है, नॉट ओनली देयर, ठीक है। अब चार्ज की बात कर लेते हैं, हमें थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा ही टाइम बचा हुआ है, ठीक है। चार्ज की, तो कोलॉइडल पार्टिकल्स पे हमेशा कोई ना कोई चार्ज होगा, ऑलवेज देयर इज अ चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल। अब क्वेश्चन आता है कि चार्ज होगा, लेकिन पहली बात तो चार्ज आया कहां से, क्या रीजन हो सकता है। तो हमारे पास हमें एक सिंपल सी चीज समझनी है कि जनरली हमारे जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो दो कैटेगरीज में आते हैं, एक तो पॉजिटिवली चार्ज सोल और एक होता है नेगेटिवली चार्ज सोल। ये दोनों कैटेगरीज में आते हैं ये सॉल्स, ठीक है। इनके एग्जांपल्स मैं बाद में दूंगी, पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द रीजन फॉर द चार्ज, चार्ज आया कहां से। जो हमारे पास टाइम बचा है उसमें हम इंपॉर्टेंट चीज, एग्जांपल्स तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि चार्ज आया कहां से, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ चार्ज। प्रिफरेंशियल, मैम दिस इज द लास्ट टॉपिक, नहीं इसके बाद में अभी अभी इलेक्ट्रोफोरेसिस है, 2-3 टॉपिक्स और क्या थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं मैम। इन द केमिकल काइनेटिक्स आपने इफेक्टिव नंबर्स एंड बोल्ट्जमैन ग्राफ नहीं कराया था,
मुझे इस अजीत सर ने आपका क्लास लिया था तो बताया उन्होंने कि उन्होंने करा दिया आपको, बताओ। हाँ मैंने भी यही सोचा है। शॉर्ट में एक बार प्लीज, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो यहाँ पे जो दो थ्योरीज है, एक तो है प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, एक ये थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेबल है। 35 पे खत्म होगा अब क्लास। हाँ जी हाँ जी, 2:35 को। चलो, एक रीजन मैंने आपको प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन बताया, दूसरा ही मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ। दूसरा रीजन है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो है वो प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन है। हम इसको समझ लेते हैं पहले, प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन को। सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके पास में AgNO3 सोल्यूशन है। यू हैव AgNO3 सोल्यूशन एंड यू हैव जस्ट एडेड इट टू Ki सोल्यूशन। दिस इज एडेड टू, ठीक है। AgNO3 को आपने Ki सोल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, देयर वुड बी द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट ऑफ AgI, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा एंड दिस सिल्वर आयोडाइड इज एड्सॉर्बिंग आयोडाइड आयंस ऑन इट्स सरफेस। इसने क्या किया, इट एड्सॉर्ब्ड आयोडाइड आयंस ऑन इट्स सरफेस। तो क्या होगा इस कंडीशन में, जो आपका जो सॉल बनेगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। यानी कि ये, अगर मैं यहाँ पे बोलूं जब आपने AgI बना तो आपके पास में Ki के दोनों आयंस प्रेजेंट है, पोटेशियम आयन भी प्रेजेंट है, आयोडाइड आयन भी प्रेजेंट है। आपने सपोज Ag आयंस भी वहां पे प्रेजेंट है, Ag आयंस भी वहां पे प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है। तो जो AgI है वो दोनों आयंस एब्जॉर्ब कर सकते, क्योंकि पोटेशियम आयन तो अब NO3 के साथ कंबाइन हो चुका, तो ये तो नहीं आने वाला, चलो ठीक है। लेकिन आपके पास आयोडाइड आयन और सिल्वर आयन दोनों अवेलेबल है। ये क्या करेगा, अपने ऊपर अगर आयोडाइड आयंस को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये नेगेटिवली चार्ज सॉल्व बनेगा। लेकिन अगर इसने सिल्वर आयन को एब्जॉर्ब कर लिया तो, अगर इसने सिल्वर आयन को एब्जॉर्ब किया होता तो बनता पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, जब आप AgNO3 को Ki में डालते हो, यानी कि आपके पास जो है Ki जो है वो ज्यादा अमाउंट में है, AgNO3 is added to Ki, यानी कि दिस Ki solution is larger in amount। आपके पास सोल्यूशन में पोटेशियम आयन और आयोडाइड आयन दोनों प्रेजेंट थे। आयोडाइड आयन Ag के साथ कंबाइन होकर AgI बना दिया। कुछ आयंस अभी भी I के बचे हुए हैं क्योंकि आपने AgNO3 को Ki में डाला है और Ki जो है वो ज्यादा अमाउंट में है। सो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे ड्यू टू मोर अमाउंट ऑफ आयोडाइड आयंस, these are absorbed preferentially। और एक और चीज, एड्सॉर्ब हमेशा कॉमन आयन होगा, ये याद रखिए। आपका पोटेशियम आयन यहाँ पे एड्सॉर्ब नहीं होगा, कॉमन आयन ही एड्सॉर्ब होगा। पहली बात तो पोटेशियम आयन पोटेशियम नाइट्रेट बना दिया उसने। दूसरा, एड्सॉर्ब हमेशा कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से कॉमन आयन एड्सॉर्ब होगा, तो या तो Ag हो सकता था या I हो सकता था। तो यहाँ I इसलिए एड्सॉर्ब हो रहा है क्योंकि Ki वाज लार्जर इन अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में लिया था आपने, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या नेगेटिवली चार्ज सॉल्व भी बनेगा ऐसे? बिल्कुल बनेगा नेगेटिवली चार्ज सॉल्व, वो भी बन सकता है। उसमें क्या होगा, जब आप Ki को ऐड करोगे AgNO3 में, ठीक है, तो डेफिनेटली फिर भी प्रेसिपिटेट ऑफ AgI ही बनेगा। आपने उसको शेक करके कोलॉइडल रेंज में ला दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद आपने इसको जब थोड़ी देर के लिए रख दिया तो इसके ऊपर प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ
सिल्वर आयन हो गया। ठीक है, सिल्वर आयन होने से ये बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्ट। ये एक थ्योरी है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। प्रीवियस पेज, अच्छा। प्रिफरेंशियल, प्रिफरेंशियल का मतलब प्रीफरेंस, किसी को प्रीफरेंस देना। जैसे 4 लोगों ने क्वेश्चन पूछा और मैंने किसी एक बच्चे का आंसर दिया, तो आप बोलोगे प्रिफरेंशियली आपने क्वेश्चन का आंसर किया। नहीं, यहाँ पे अब क्लास की बात मत करो, कोलाइडल सोल्यूशन की बात करते हैं। तो सिल्वर आयोडाइड जो है मैम, हाउ दे आर कॉमन आयन, सिल्वर और आयोडीन, सिल्वर आयन एंड आयोडाइड आयन, दीज आर द कॉमन ना। हाँ, एक तरह से उसको प्रेफरेंस देना, सपोर्ट करना तो नहीं बोलेंगे, प्रेफरेंस देना ही बोलेंगे। हाँ, ठीक है। तो देखो, ज्यादा अमाउंट में जो होगा वही प्रेफरेबली एब्जॉर्ब हो रहा है। आयोडाइड आयन ज्यादा था, वो प्रेफरेबली एब्जॉर्ब हो गया। दूसरे केस में क्या था, जब आपने Ki को AgNO3 में डाला तो सिल्वर आयन ज्यादा होंगे ना, तो सिल्वर एब्जॉर्ब हो जाएगा। मैम, इन सेकेंड केस AgNO3 इज इन मोर अमाउंट। यस, हम ये मानते हैं कि जो डाल रहे हो वो कम है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो ज्यादा है। भाई, कंटेनर के अंदर भरा हुआ है पूरा, ये फिल्ड है, और आपने यहाँ ड्रॉपर से या कैसे भी डाला तो कम अमाउंट में डाला है ना। KNO3 के सरफेस में K प्लस आयन एब्जॉर्ब होंगे। KNO3 कोलॉइडल रेंज में जाएगा ही नहीं वैसे भी बेटा, KNO3 तो ट्रू सोल्यूशन बनाएगा ना, आयंस उसके तो डिसॉल्व हो जाएंगे, वो तो बनाएगा ही नहीं ना कोलॉइडल सोल्यूशन। ठीक है, तो ये एक थ्योरी है जिसको हम लोग सबसे ज्यादा मानते हैं कोलॉइडल सोल्यूशन के ऊपर चार्ज को शो करने के लिए। ठीक है, आपका होमवर्क नोट करा आपने ये चीज कि आप इसके एग्जांपल्स ढूंढ के लिख के लर्न करेंगे। एग्जाम्पल्स आर देयर इन द होमवर्क। मैं इसमें 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं। आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे, कोई डाउट आएगा तो आप मुझे पूछना। ठीक है, एक और प्रोसेस बता देती हूँ इसी के कॉन्टिन्यूएशन में, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऑलमोस्ट हो गया बेटा, बहुत थोड़ा सा पार्ट बचा है। हाँ जी, बनेगा तो AgI, लेकिन एड्सॉर्ब या तो Ag प्लस को करेगा या तो आयोडाइड आयन को करेगा। ठीक है, एंड ये डिपेंड करेगा कि आपने किसको ज्यादा अमाउंट में लिया हुआ है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स, फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, दिस इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। सिल्वर आयोडाइड तो प्रेसिपिटेट बनता है प्रिया, उसको कोलॉइडल रेंज में ले आए हैं हम। मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर द अप्लाइड, यानी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स को, चार्ज पार्टिकल्स को बेसिकली मूव कराना है। सो मूवमेंट ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नहीं, ब्रीडिंग आर्क नहीं, ब्रीडिंग आर्क में क्या करते थे, कोलॉइड बनाते थे। यहाँ पे ऑलरेडी कोलाइडल सोल्यूशन है, उसको लेंगे और उसमें इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे तो चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, बस इतना। पॉजिटिवली चार्ज होगा तो वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाएगा, नेगेटिवली चार्ज होगा तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पे जाएगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा। तो आपकी बुक में अगर आपको याद हो, अगर देखा, नो मैम AgI को कोलॉइडल में लाने की बात की मैंने, अच्छा हाँ हाँ, वो ब्रीडिंग आर्क होगा, राइट। तो ऐसे आपकी बुक में एक यू शेप्ड कुछ ट्यूब जैसा बना हुआ होगा, अगर आप लोगों को याद है तो, अगर आपने थोड़ा सा भी देखा होगा अपने इस चैप्टर को, तो इस तरह से यहाँ पे इसके अंदर कोलॉइड फिल कर दिया आपने। कोलॉइडल सोल्यूशन है। फोरेसिस का मतलब, फोरेसिस, PHORESIS, मूवमेंट। फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक है, यस। तो इसके अंदर आपने बहुत सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, मतलब पूरा सोल्यूशन फिल कर दिया कोलॉइड का। ठीक है, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोड लगा दिए और इसको कनेक्ट कर दिया है। मान लीजिए कि ये एनोड है और ये कैथोड है। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाई इट इज डन, टू सेपरेट द चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, टू सेपरेट द चार्ज्ड पार्टिकल बेसिकली, एक तरह से हम इसको कोगुलेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल्स को मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये भी बोल सकते हो आप कि हम एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल होते भी है कोलॉइड में कि नहीं होते हैं।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे चार्ज पार्टिकल मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं हो रहा बेटा। तो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इधर को जाएंगे, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इधर को जाएंगे। ठीक है, इसकी जरूरत यही है कि हम ये चेक करना चाहते हैं पहले तो कि कोलॉइडल पार्टिकल्स पे चार्ज है कि नहीं, हम ये पता लगा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, चार्ज सेपरेशन कर सकते हैं, कोगुलेशन भी करा सकते हैं इसी मेथड से। ठीक है, इसी मेथड से कोगुलेशन भी कराया जा सकता है, राइट। सो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा, कोलॉइडल पार्टिकल्स में जो चार्ज पार्टिकल हैं, नहीं ये हमें डिस्कस करना है अभी, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर डिस्कस करना है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर भी हमें डिस्कस करना है अभी। ठीक है, ये भी अभी आएगा, ये भी अभी आएगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्लियर हुआ, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्लियर हुआ। ऐसे ही एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, जब हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस को रोकना होता है, अंशिका आपका क्वेश्चन, एक सेकेंड, दोनों में पॉजिटिव पार्टिकल ही व्हाइट, अच्छा मैंने दोनों व्हाइट ले लिया ना इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, दूसरा कलर लेती हूँ बेटा। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है जो पॉजिटिव पे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहां तक करो, थोड़ा सा पार्ट बचा है, नेक्स्ट क्लास में फिनिश करते हैं इसको। और मैम प्लीज रिपीट द डायग्राम। डायग्राम में हमने एक यू शेप ट्यूब लिया हुआ है जिसमें दोनों तरफ आपने इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स को फिल किया हुआ है आपने, चार्ज पार्ट जो है, और जो चार्ज पार्टिकल है यू ट्यूब में क्या भरा है, कोलॉइड लिखा है बेटा, कोलॉइडल सोल्यूशन इट इज। ठीक है प्रिया। मैम इलेक्ट्रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रो चार्ज, इलेक्ट्रिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज से बना हुआ वर्ड इलेक्ट्रो, फोरेसिस का मतलब मूवमेंट। ठीक है, अलग अगर इलेक्ट्रोड पे डिपोजिशन हुई इसका मतलब कोलॉइड चार्ज है। वेरी गुड, हाँ यही है। ठीक है, अब क्या रह गया इसमें वो बता देती हूं मैं आपको। आपको पढ़ना है प्रेसिपिटेशन, द वन थिंग प्रेसिपिटेशन बचता है इसमें, और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का कॉन्सेप्ट। आपके होमवर्क में एक और चीज ऐड कर रही हूं मैं, एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड, ये पहले पढ़ लेना, ये टाइम निकाल के, एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स हमारे डे टू डे लाइफ में। मैम नेक्स्ट चैप्टर से भी पार्ट आ रहा है, नेक्स्ट चैप्टर तो बहुत थोड़ा सा पार्ट आ रहा है बेटा, जनरल प्रिंसिपल से बहुत थोड़ा सा पार्ट आ रहा है, वो मैं करा दूंगी आपका, डोंट वरी, वो हो जाएगा। और बल्कि मैं पीपीटी पे लाऊंगी तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ड्रॉ करने में टाइम नहीं जाएगा, अगली बार मैं पीपीटी पे कराऊंगी इसको। अगला चैप्टर पूरा लर्न करने का है वो, तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वील फिनिश दिस पार्ट जो भी आ रहा है, और संडे को हम लोग